अभी आए हैं, अभी वापस? अरे हमें मेजबानी तो पूरी तरह करने दे, एक आध हफ्ता तो कम से कम रहें, जरा बम्बई की रंगीनी को समुद्र में जाके देखें, फिर कभी सही। जरूर देखेंगे, जसपाल ने ममनूनियत से कहा और उठ गया। जैसे आपकी मर्जी, गुलबाज हाँ ने कहा और उठ गया। दोनों गले मिले। तभी गुलबाज हाँ ने उसके कान में हल्के से कहा, फिक्र नहीं करना, जो चाहोगे वो होगा। ये कहते ही वो अलग हो गया। उन्होंने पुरजोश अंदाज में हाथ मिलाया तो जसपाल के साथ चरण और अकाल भी मिलकर चल दिए। बाहर तीनों कारें वैसे ही खड़ी थीं। वो तीनों इनमें बैठे तो कारें चल पड़ी। तभी चरण सिंह ने जसपाल सिंह की तरफ देखते हुए कहा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं इन लोगों से मिलूंगा, इनके साथ काम करूंगा। अब और भी बहुत सारी हैरतें देखने को मिलेंगी चरण सिंह जी, बस तुम अपना काम करो। अब हम अपना काम करेंगे, जसपाल सिंह ने खोए हुए लहजे में कहा। तो वो खामोश हो गया। अकाल सिंह पिछली कार में था। उसके साथ एक और कार जा रही थी। वो तेजी से एयरपोर्ट की जानिब जाना चाह रहे थे। इस वक्त सड़कों पर काफी रश था, जिसके बाहर वो जितना तेज जाना चाहते थे उस कदर जा नहीं पा रहे थे। इस वक्त वो विनाशजी रोड पर पुलिस चौकी के करीब से गुजर रहे थे। अगले चंद लम्हों में उन्होंने देखा एक पुलिस वैन उनके आगे लग गई। वो सायरन बजाती हुई जा रही थी। उसके साथ ही एक मजीद वैन लग गई। वो इनका रास्ता रोकने लगी। तभी मकामी नौजवान ने जसपाल से कहा, लगता है कोई गड़बड़ है, अगर होगी तो मैं देख लूंगा। जसपाल सिंह ने सुकून से कहा, यहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है साथ ही। उसने इतला दी, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो नौजवान ने मजीद बात नहीं की। पुलिस वालों ने एक तरफ रुकने का इशारा कर दिया। वो रुक गए। तभी एक मोटे से पुलिस वाले ने आगे बढ़कर कार में झांका और रौबदार आवाज में बोला, आप सब बाहर आ जाएं। बात क्या हुई? नौजवान ने पूछा। समझ लो मामूली सी तलाशी लेनी है, उसने कहा। तो नौजवान ने जसपाल सिंह की तरफ देखकर कहा, आप बैठे रहें, मैं बात करता हूं। ये हमें यूं कैसे ले जा सकते हैं? उसे कहते हुए अपना सेल फोन निकाल लिया, फिर तेजी से नंबर पुश करने लगा। तो जसपाल सिंह ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, हमने कोई जुर्म नहीं किया तो इनसे क्यों घबराएं, मैं देखता हूं इन्हें। ये कहकर वो दरवाजा खोलकर नीचे आ गया। बाहर निकलकर देखा तो कई पुलिस वाले इनकी कारों को घेर चुके थे। उन्होंने अकाल सिंह को उतारा, फिर चरण सिंह को। पुलिस वालों ने इन तीनों को इकट्ठा किया और एक वैन की जानिब इशारा करने का कहा, आप हमें क्यों लेके जा रहे हो? हमें ये बताओ सही, कोई जुर्म किया है हमने? जसपाल सिंह ने एक ऑफिसर से पूछा, जिसे वैन में बिठाने का इशारा किया था। ये तो आपको पुलिस स्टेशन चलकर पता चलेगा, हम यहाँ कुछ नहीं बता सकते, चलें। आखिरी लफ्ज कहते हुए उसका लहजा जिल्लत अमेज था। जसपाल ने अकाल सिंह की जानिब देखा, जिसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। लेकिन जसपाल सिंह ने उसे आंखों ही आंखों में समझाया और सुकून से कहा, चलो चलते हैं। ये कहकर वो पुलिस वैन की जानिब बढ़ गया। वो दोनों भी उसके साथ आकर बैठ गए तो वैन चल पड़ी। वो कारों वाले भी उनके पीछे पीछे आने लगे। पुलिस वैन गेट से अंदर चली गई और उन्हें उतारकर इमारत में ले गए। बड़े से हॉल में कई एहलकार बैठे हुए थे। वो सब उनकी तरफ यूं देखने लगे। ऐसे में जसपाल का फोन बज उठा। स्क्रीन पर मानदर सिंह के नंबर रोशन हो गए तो जसपाल सिंह बहुत कुछ समझ गया। कैसे याद किया है मानदर सिंह जी? अरे आप भूले ही कब हैं जो याद करें, आप तो हमारे सामने हैं। सुना है इस वक्त आप मुंबई के मारोल पुलिस स्टेशन में हैं। उसने मुस्कुराए इस अंदाज में कहा तो जसपाल सिंह के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। तभी उसने तहम्मुल से जवाब दिया, जी आपकी मेहरबानी से। क्या करते हैं आप? कल के अखबारों में तो बाद में आएगा कि अभी कुछ देर बाद मुख्तलिफ चैनलों पर आपकी तस्वीर आ गई या वीडियो चल गई तो कितना बुरा लगेगा मुझे। मानदर सिंह ने उसी मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उसने अजीब से लहजे में पूछा, कुछ भी हो सकता है, कोई मनशियात डाली जा सकती है, कोई नाजायज असला या कुछ भी। उसने हंसते हुए कहा, चले मैं देखता हूं क्या करते हैं। जसपाल सिंह ने तेजी से कहा, अरे हाँ, ऑफिसर के सामने पेश होकर ये मत कह देना कि आप सियासतदान हो, वो चिढ़ जाएगा। वो सियासतदानों से बड़ा चिढ़ता है। ये कहते हुए उसने कहकर लगा दिया, मैं करता हूं बाद में फोन। ये कहकर जसपाल सिंह ने फोन बंद कर दिया।
اس وقت تک وہ نوجوان بھی اپنے ساتھیوں سمیت اس حال میں آ گیا۔ اس نے کسی سے بھی کچھ نہیں پوچھا، سیدھا آفیسر کے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے پیچھے ہی جسپال سنگھ بھی کمرے میں گیا تو وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر جلدی سے بات سمیٹی اور فون رکھ دیا۔ کون ہو آپ؟ اپنے اس پولیس والے کو بلا کر پوچھیں کہ جو ہمیں یہاں لے کر آیا ہے، نوجوان نے دبے دبے غصے میں کہا تو اسے بیل بجا دی۔ پھر اس نے نوجوان کی طرف دیکھ کر اس کے بارے میں سوال جواب کرنے لگا۔ تب تک وہی پولیس والا اندر آیا اور سیلوٹ مار کر بولا، جی سر۔ ارے بویندر، یہ کن کو لے آیا ہو؟ تمہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ نہیں؟ سر یہی لوگ سیاہ کار میں جا رہے تھے۔ اس کا مطلب تم نے اصل لوگوں کو جانے دیا؟ اس نے کہا تو پولیس والا بولا، سوری سر۔ سوری مجھے نہیں، انہیں بولو اور انہیں جانے دو، آفیسر نے کہا تو پولیس والے نے جھٹ سے سوری کہا اور پھر انہیں باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ کار میں بیٹھ کر دوبارہ ایئرپورٹ کی جانب چل پڑے۔ جسپال سنگھ ساری کہانی سمجھ گیا تھا۔ پنجاب ہو کہ مہاراشٹر، ماندر سنگھ نے اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ جسپال سمجھ رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوتے وقت اس نے اروند سنگھ سے بات کر لی تھی۔ نیا پیراگراف۔ آشرم میں گرو لال کی رہائش گاہ کے ساتھ ہی سرسبز لان میں درختوں کی چھاؤں تلے ایک قالین بچھا ہوا تھا۔ سامنے گرو لال بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس چرنجی لال بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خوش شکل نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس نے سفید کرتا اور پاجامہ پہنا ہوا تھا۔ میں پہلی نگاہ میں ہی پہچان گیا، وہ خفیہ والوں کی طرف سے تھا۔ مجھے یہ پورا یقین تھا کہ وہ را کی طرف سے ہو گیا، میں بھی وہی بیٹھا تھا۔ چرنجی لال اس وقت بھگوان داس کے بارے میں ساری رودات سنا چکا تھا۔ جو جو وہ سناتا گیا، اس نوجوان کے چہرے پر سختی آتی چلی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک انجانا سا خوف بھی اس پر مسلط ہو گیا تھا۔ میں انہی لمحات میں سمجھ گیا کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہے۔ یہ ہندو ذہنیت تھی۔ اس قوم کے جو بڑے ہیں، انہوں نے اپنا وجود، اثر و رسوخ اور حکمرانی کا جو انداز اپنایا ہوا ہے، وہ ایک خاص ذہنیت پیدا کر کے انہیں روبوٹ بنا لیتا ہے۔ وہ ماورائی کہانیوں کو بنیاد بنا کر آج کے دور میں بھی انسانوں کو گائے کا پیشاب پلا دیتے ہیں، وہ چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہندو۔ گائے کا پیشاب پینا سادہ خیال کرتا ہے، دراصل ان کے ذہن میں خوف بٹھا دیا جاتا ہے۔ اسی خوف کو وہ اپنے وجود کے برقرار رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جتنا زیادہ خوف وہ ان میں ڈال سکیں گے، اتنا زیادہ ہی انہیں مال ملے گا، اتنا زیادہ ہی ان کی حکمرانی قائم رہے گی اور اتنا زیادہ ہی وہ عوام پر تسلط بنا کر رکھیں گے۔ جب تک ان کے وہی خیالات اور نظریات پر ایک خاص شعور کی پرورش کی جائے گی جس کی بنیاد میں خوف ہے، وہ خوف سے الگ نہیں ہو سکتے۔ یہی خوف ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یہی ذہنیت جب طاقت میں آ جاتی ہے تو ان جیسا کوئی وحشی نہیں ہوتا۔ وہ گائے کے لیے انسان کو قتل کر دیتے ہیں، اپنی طاقت بڑھانے کے لیے جو محض ہام خیالی ہے۔ بچوں تک کو بتوں کے آگے قربان کر دیتے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے، جب بھی وہ کمزور کو سامنے پاتے ہیں، ان کے اندر کا وحشی جاگ پڑتا ہے، اور جب طاقتور سامنے آتا ہے وہ اس کے پاؤں میں جھک جاتے ہیں۔ ایسے میں کسی بھی اندیکھی طاقت سے خوف زدہ ہو جانا ان کی فطرت میں شامل ہو چکا ہے۔ گرو لال جی، یہ آپ کے مہمان ہیں کہاں کے؟ اس نوجوان نے گرو لال کی جانب دیکھ کر کہا تو اس نے کہا، سارا بھارت ان کا ہے، ہمالیہ کی چوٹو سے لے کر کنیا کماری تک میں ہی میں ہوں۔ کہاں کہاں تلاش کرو گے انہیں؟ یہ سارا مہا بھارت انہی کا ٹھکانہ ہے۔ آپ کے مہمان ہمارے لیے مہمان ہیں، لیکن ریاست کی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ یوں ایک مندر میں جا کر وہاں لوگوں کو مار دینا، اس پر قانون؟ اس نے پھر گرو لال سے یہی سوال کیا تو گرو لال نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، ہمارے مہمان وہاں خود نہیں گئے، انہیں بلایا گیا تھا، وہ وہاں لڑنے نہیں گئے تھے۔ ایسا ہوتا یہ تو یہ اکیلے نہیں جاتے۔ اس بھگوان داس نے اسے گھیرا اور مارنے کی کوشش کی۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر بولا، خیر تم وہ بات کرو جو کرنے آئے ہو۔ وہ تحقیق ہو گئی ہے اور باقی ہو جائے گی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے آشرم تک محدود رہیں، مزید اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہ آئے۔ کیا آپ ذمہ داری لیتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ میں اپنے مہمانوں کی طرف سے ہر طرح کی ذمہ داری لیتا ہوں، لیکن میرا تم سے ایک سوال ہے۔
क्या भगवान दास जैसे लोग किसी को भी मार दें, कोई अपना बचाव नहीं कर सकता? गुरुलाल ने सवाल किया। ऐसा नहीं है, बहरहाल आप इनकी जिम्मेदारी लेते हैं? उसने पूछा। कहा ना, हर तरह की जिम्मेदारी लेता हूँ, गुरुलाल ने रोबदार लहजे में कहा। हमारे दरमियान चंद सानिये के लिए खामोशी छा गई। वो नौजवान मेरी जानिब देख नहीं रहा था। हालांकि उसे मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहिए था। मैं जान गया था कि उसके अंदर खौफ सरायत कर गया है। यही खौफ वो अपने बड़ू तक ले जाएगा। मैं खामोश रहा। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। गुरुलाल समझता था कि उसने क्या कहना है। उसने खामोशी को तोड़ते हुए गुरुलाल ने कहा, बात यह है कि हमारे ये मेहमान पंजाब से आए हैं। यहाँ उन्होंने कुछ जड़ी बूटियां तलाश करनी है। चंद दिन रहेंगे यहाँ और फिर चले जाएंगे। अगर आपको या आपके महकमे को मेरी जिम्मेदारी नहीं कबूल तो मंगवाइए, बताइए, मैं इनके कागजात मंगवा लेता हूँ या इन्हें वापस भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नौजवान ने तेजी से कहा। तो गुरुलाल ने सख्ती से कहा, तो फिर आप जाइए और अपने बड़ों को बताइए, हमें तंग न किया जाए। कल हमने इकट्ठे निकलना था मगर नहीं जा सके। आज आप आ गए हैं। अगर हमें यही आश्रम तक महदूद रखना है तो हम ये इलाका छोड़कर वैसे ही चले जाते हैं। नहीं गुरु महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मामूल की कार्रवाई थी। मैं अभी जाकर आपसे फोन पर बात करता हूँ, सारी सूरत हाल बताता हूँ। वो नौजवान उठता हुआ बोला। फिर झुककर दोनों हाथ जोड़े और पलट कर चला गया। वो चला गया, लेकिन हम कुछ देर खामोश रहे। तभी गुरुलाल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हम जा रहे हैं, कोई बात होगी तो हम देख लेंगे, आप आराम करें, कल निकलेंगे सहरा की तरफ। ठीक है, मैंने कहा। मैं समझ रहा था गुरुलाल सिर्फ चिरंजी लाल के बायस इस तरह का रवैया रखे हुए था। वो उठकर चला गया। तभी मैंने चिरंजी लाल की जानिब देखा और कहा, महाराज आप भी जाएंगे? हाँ, मैं अब चलूंगा। ये कहते हुए उसने नमस्कार किया, फिर उठ गया। मैं भी वहां से अपनी रहायशगाह की जानिब चल दिया। मैं जैसे ही लाउंज में आया, जफरमंद सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ मेरे इंतजार में था। उसके चेहरे पर एक खास तरह की खुशी फैली हुई थी। मुझे देखते ही उठा, मोहतात अंदाज में इधर उधर देखा और करीब आकर बोला, अभी कुछ देर पहले शम्स का फोन आया था। जिस जगह की तलाश थी हमें वो इधर ही है। यहाँ से मुजमुज 2 किलोमीटर दूर जुनूब मगरिब की जानिब है। बहुत खूब, मतलब हम बिल्कुल दुरुस्त जगह पर आए हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तभी कहूँ यहाँ पर इतने खुफिया वाले क्यों फैले हैं? उसकी बात समझ आने वाले लहजे में कहा, यार यही तो बात है। अगर हम छुप कर आते, इन लोगों से बचने की कोशिश करके काम करना चाहते तो अब तक पकड़े गए होते। ये सीधी सीधी इंसानी फितरत है। उन्होंने मशकूक लोगों पर निगाह रखनी है। जो उनकी निगाहों से बचने की कोशिश करता, उन्हें ही वो पकड़ते हैं। जो उनके सामने हो और उनसे छुपने की कोशिश भी नहीं कर रहा, वो उनकी शक के दायरे में नहीं आता। यही थे मेरे चमत्कार दिखाने की वजह। मैंने इसे बताया तो वो सर हिलाकर रह गया, फिर बोला, बिल्कुल दुरुस्त। वो यही समझेंगे कि हम उनके दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन सरहद पार से नहीं। नहीं, उन्हें शक हो सकता है। वो इस ऑप्शन पर भी बिलाशुबह सोच चुके होंगे। लेकिन ये जो गुरुलाल की आड़ है ना, ये बहुत सारे शकूक रफा कर देगी। अब मुझे कुछ दूसरे ड्रामे करने हैं, लेकिन उसके साथ मजीद कुछ करना है। लेकिन अब वक्त नहीं है। जितनी ही जल्दी हो सके हमने इस मामले को निपटाना है। ज्यादा वक्त हम यहाँ नहीं गुजार सकते। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैंने उसे समझाते हुए पूछा। बिल्कुल समझ गया। बात करवा दूं शम्स से? उसने पूछा। हाँ, मैं बात करूंगा। तुम इन सबको अलर्ट कर दो जो यहाँ हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं और तुम्हारे साथ जुड़ चुके हैं। मैंने उसे कहा तो वो मेरी बात समझ गया। इसके साथ ही फोन मिलाने लगा। चंद मिनट में शम्स से राब्ता हो गया। मेरी आवाज सुनते ही उसने खुशी भरे लहजे में कहा, मेरा शक बिल्कुल दुरुस्त निकला। आखिर मैंने वो जगह तलाश कर ही ली जहां बहुत कुछ किया जा रहा है। तुम्हें इसका यकीन कैसे हुआ? मैंने अपनी तसल्ली कर लेना चाही। ये जो लाटू लगाए हैं ना, ये इन्हीं का कमाल है। दरअसल इनमें से चारों समतों को घेरा है। उसके अंदर जो भी मवासलाती निजाम है, मैंने उसे पकड़ लिया है। आम हालात में यहाँ से कोई भी ट्रांसमिशन नहीं पकड़ी जा सकती, लेकिन मैंने अपने जाती तौर पर अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो न सिर्फ ट्रांसमिशन को पकड़ लेता है, बल्कि उनकी लहरों को भी
सलाहियत पकड़ने की सलाहियत रखता है। इस पूरी पट्टी में यहाँ सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन हो रही है। मैंने अभी ने छेड़ा नहीं, बस देख रहा हूँ। जैसे ही मौका आया मैं आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकूंगा। शर्त सिर्फ यही है कि वो लाटू उधर ही लगे रहें। उसने बड़े यकीन से, बड़े जोश से मुझे सारी तफसील बता दी। अब मुझे क्या करना है? मैंने उससे पूछा। इस इलाके में डेरे डालना होंगे। जैसे ही कोई रास्ता मिला वहीं से अंदर घुस जाएंगे। उसने बड़े यकीन से कहा तो मेरा जी खुश हो गया। फिक्र न करो, मैं आज या कल में यहीं पर हूँ और वहां पर रहूंगा। मैंने उसे कहा बस तो फिर मैं कल तक कुछ न कुछ कर लूंगा। उसने अज़म से कहा ओके, करते हैं बात। मैंने कहा और फिर फोन बंद करके जफरमंद को थमा दिया। ऐसे में साईं बाबा भी वहीं लाउंज में आकर बैठ गए। वो मुझे देखते ही बोला, ये कहाँ लाकर फंसा दिया तुमने? क्या मतलब फंसा दिया? मैंने पूछा। यार सारा दिन बैठे रहो, कोई कसरत नहीं, कोई हिलना जुलना नहीं, मेरा तो बदन दर्द करने लगा है। वो बेजारी से बोला तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा बस 1 या 2 दिन या इससे भी कम महाराज। फिर कहोगे इतने दुख तकलीफें कहाँ से आ गई हैं? कब दोगे मुझे तकलीफें यार? सुकून से जीना मेरे लिए अजाब हो रहा है। उसने सोफे पर टांगे पसारते हुए कहा तो मैं हंस दिया। फिर बोला बहुत जल्द, चल देखते हैं। उसने कहा तो मैं फिर से बाहर निकल गया। मुझे गुरुलाल से मिलकर प्लान करना था, जिसके लिए आज की रात यहां गुजारना बहुत जरूरी था। नया पैराग्राफ। अभी दोपहर नहीं हुई थी। चंडीगढ़ की रोशन धूप चमक रही थी। उस शहर की सड़कों पर रश था। सेक्टर 35 से फ्लावर मार्केट तरफ जाने वाली सड़क के किनारे चंद लड़के एक ठेले के पास अपनी अपनी बाइक पर खड़े थे। ठेले वाले के पास नारियल पानी था। वो सभी लड़के वही पी रहे थे। एक लड़का उनसे जरा फासले पर था। वो नारियल पानी पीने के साथ साथ फोन पर मसरूफ था। उसके चेहरे पर गहरे तफक्कुर के आसार थे। वो बात कम कर रहा था, लेकिन दूसरी जानब से सुन ज्यादा रहा था। अचानक उसने हाथ उठाया और एक बाइक की जानिब बढ़ा। उन्हीं में से एक लड़के ने 2 बड़े नोट थैले वाले की जानिब बढ़ाए। ठेले वाले ने जब तक हिसाब करके पैसे वापस किए, तब तक सभी अपनी अपनी बाइक पर बैठकर वापस जाने के लिए तैयार हो चुके थे। फोन सुनने वाला लड़का एक बाइक वाले के पीछे बैठा था। वो सबसे आगे था। वो सेक्टर 35 के अंदर चले गए। वो कुछ फासले पर ही गए थे कि सामने से एक 4 व्हील आते हुए दिखाई दी। तभी न जाने क्या हुआ, एक बाइक वाला लड़खड़ाया और ऐन सड़क के दरमियान जा गिरा। वो सारी अपनी अपनी बाइक रोककर उसे उठाने लगे। वो 4 व्हील बिल्कुल इनके सर पर आ चुकी थी। तभी उसके भी ब्रेक चिरचिराए और वह वहीं रुक गई। बाइक से गिरने वाला लड़का बीच सड़क के बेहोश पड़ा तड़प रहा था। एक लड़का उस 4 व्हील की जाने बढ़ा और उसके ड्राइवर पर पास जाकर शीशा नीचे उतारने का इशारा किया। ड्राइवर ने शीशा नीचे उतारा तो उसने बदहवासी में तेजी से कहा, वो लड़का बहुत जख्मी हो गया है, प्लीज उसे अस्पताल पहुंचा दें। सॉरी, हमें जल्दी है, ये रास्ते से बाइक हटाओ। ड्राइवर की बजाय साथ बैठे हुए मांदर सिंह ने कहा। उसकी नोकदार मूंछें ऊपर को उठी हुई थी। उसके चेहरे पर बला की करहतगी थी। उसने स्याह पगड़ी और सफेद रंग की कमीज शलवार पर स्याह रंग का वेस्ट कोट पहना हुआ था। प्लीज, आप जिधर जा रहे हैं रास्ते में ही, उसने कहना चाहा तो वो मांदर सिंह सख्ती से बोला, ओए तुम्हें सुना नहीं? तभी उसके साथ बैठे हुए 2 बॉडीगार्ड्स उतरे और सीधे उन बाइक वालों की जानिब लपके जो सड़क में खड़ी थी। यही वो लम्हा था जिसके लिए उन्होंने ये ड्रामा रचाया था। 3 लड़के 4 व्हील में जा घुसे और उन्होंने पिस्टल मांदर सिंह और ड्राइवर के सर पर रखते हुए कहा, चलो जिधर मैं कहूं। ओ काका, तुम नहीं जानते। मांदर सिंह ने इतना ही कहा था कि पीछे से एक घोंसा उसकी गर्दन के नीचे लगा। दूसरे ने ड्राइवर के कान पर एक थप्पड़ मारा। इस दौरान सामने सारे लड़के सीधे होकर उन गार्ड्स पर पल पड़े थे। उन्होंने इनसे असला छीन लिया। इन्हीं लम्हात में एक स्याह कार उनके पास आन रुकी। उन्होंने इन गार्ड्स को उनमें धकेला और 2 लड़के उसमें बैठ गए। 4 व्हील वाले समझ चुके थे कि वो अगवा हो चुके हैं। तब तक उन लड़कों ने दोनों गार्ड्स को मार मार कर अधमुआ कर दिया था। गोली मारो इस ड्राइवर के और फेंको नीचे, मैं चलाता हूं। उनमें से एक ने कहा तो दूसरा बोला, नहीं, इसे नीचे उतारो। इतना सुनना था
کہ ड्राइवर ने 4 व्हील का दरवाजा खोला और नीचे उतरकर भागना शुरू कर दिया, मगर वो एक कदम भी नहीं बढ़ सका था। सामने खड़े लड़कों ने उसे पकड़ा और स्या कार में ला फेंका। 4 व्हील में सिर्फ मांदर सिंह रह गया। पिछले दरवाजे से एक लड़का निकला और वो ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। 4 व्हील चल पड़ी तो बाकी लड़के फौरी तौर पर अपनी अपनी बाइक लेकर निकल पड़े। तभी कार भी चल दी। दोनों मुखालिफ समतों में चल पड़े। ये सारा एक्शन 2 से 3 मिनट में मुकम्मल हो गया। चंडीगढ़ की सड़क पर 4 व्हील भागी जा रही थी। मांदर सिंह की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था कि वो लोग कहां से किधर जा रहे हैं। वो ओटावा चौक पार करके दाएं जाने मुड़ गए। 4 व्हील नॉर्मल रफ्तार से भागी जा रही थी। वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी फौरी तौर पर शक पड़ जाए। तकरीबन 15 मिनट के सफर के बाद वो रोज गार्डन के करीब एक बंगले तक जा पहुंचे। 4 व्हील पोर्च में रुकी तो उन्होंने उस मांदर सिंह को नीचे उतारा और उसे अंदर ले गए। एक नौजवान 4 व्हील को वापस ले गया। 2 लड़के मांदर सिंह को एक ऐसे कमरे में ले गए जो बिल्कुल खाली था। फर्श यूं साफ था जैसे अभी अभी से धोया गया हो। वो तीनों लड़के उस कमरे में खड़े थे। मांदर सिंह का चेहरा गुस्से, बेबसी और बदहवासी से बिगड़ा हुआ था। लड़कों ने इसकी आंखों से पट्टी उतारी तो चंद लम्हों तक उसकी आंखें चुंधियाई रहीं। वो चंद लम्हे सर झुकाए रहा। फिर वो कहर आलूद निगाहों से अपने सामने खड़े उन लड़कों को देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनसे क्या कहे। कुछ देर सोचने के बाद बोला, क्या चाहते हो तुम लोग? नेतागिरी सीखनी है तुमसे? एक लड़के ने फौरी जवाब दिया। मैं समझा नहीं। उसने शिद्दत हैरत से पूछा तो लड़के ने बढ़कर जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पे दे मारा। वो यूं देखने लगा जैसे कोई अनहोनी हो गई हो। तब लड़के ने नफरत और हकारत से मिले जुले लहजे में कहा, ये जो सियासत है ना, बड़ी जालिम शय है। आज तुम एमएलए हो तो तुम्हारे दिमाग में फरौनियत है। तुम सिर्फ पंजाब ही में नहीं, पूरे भारत में अपनी सियासत दिखाना चाहते हो। लेकिन अगर आज तुम्हारा इस्तीफा आ जाए तो तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी। मैं अब भी नहीं समझा, मांदर सिंह ने कहा और किसी मतवक्का थप्पड़ के बायस पीछे हट गया। तुम्हें बहुत कुछ समझ आएगी जब तेरा परिवार, तेरे दोस्त और तेरे नाम नहाद सियासी वफादार तुझे तलाश करते हुए थक जाएंगे। उस लड़के ने कहा तो सामने खड़े मांदर सिंह के चेहरे पर तशवीश तार आई। चंद लम्हे सोचते रहने के बाद वो दबे दबे एहतजाज भरे लहजे में बोला, जब मुझे तुम लोग बताओगे नहीं तो मैं क्या समझूंगा कि मुझे किस लिए अगवा किया गया है। मैं तुझे तेरी औकात बताना चाहता हूँ। तुम अगर महाराष्ट्र में अपनी ताकत दिखा सकते हो तो हम यही तेरे घर, तेरे हलके और तेरे ही शहर में बता सकते हैं कि तुम कितने पानी में हो। उसने नफरत से कहा तो मांदर सिंह चौंक गया। तभी उसने कहा, तुम्हें जसपाल सिंह ने भेजा है? उसे तो पता भी नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो बिल्कुल लाइल्म है। वो तो बेचारा एक मोहरा है, सियासत की बात करता है लेकिन तशद्दुद से नफरत है उसे। तुम सच कहते हो। वो नेतागिरी नहीं कर सकता, लेकिन हमने उसी से नेतागिरी करवानी है। देखो, ये नेतागिरी बड़ी जालिम शय है, तुम जानते हो। इसमें बयानबाजी करनी पड़ती है। अगर ना करे तो पार्टी में इज्जत नहीं रहती। मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं। मैंने खुद इसके मुहूर्त में जाना था, लेकिन इन दूसरों को ही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम कमजोर नहीं। यहाँ बैठो और इंतजार करो, देखो कौन तुम तक पहुंचता है। उन लड़कों ने कहा और पलटकर बाहर निकल गया। उसके पीछे दूसरा भी चल पड़ा जो अब तक खामोश था। नया पैराग्राफ। जसपाल सिंह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरा ही था। उसे लेने के लिए अकाल सिंह की फिल्म कंपनी का एक बंदा कार लिए खड़ा था। दोपहर होने वाली थी। वो एयरपोर्ट से निकलकर सेक्टर 11 के उस बंगले की तरफ जा रहे थे जो न सिर्फ फिल्म कंपनी का ऑफिस था बल्कि वहां उनकी आरजी रिहाइश गाह भी थी। उस वक्त वो पुराने एयरपोर्ट चौक से थोड़ा आगे पहुंचे थे कि जसपाल सिंह का सेल फोन बज उठा। वो अजनबी नंबर था। उसे चंद लम्हे सोचा, फिर कॉल रिसीव कर ली। दूसरी जानब से एक खातून बात कर रही थी। मैं वजीर आला की पर्सनल सेक्रेटरी बात कर रही हूँ। आपसे प्रकाश सिंह साहिल बात करना चाहेंगे। क्यों? वो मुझसे क्यों बात करना चाहेंगे?
जसपाल सिंह ने सुकून से पूछा। जाहिर है जब बात होगी तभी वो बताएंगे। पर्सनल सेक्रेटरी ने तहम्मुल से कहा। ठीक है, करो बात। उसने कहा तो चंद लम्हे बाद एक भारी आवाज गूंजी। जसपाल सिंह जी, कैसे हैं आप? उसने पूछा। बहुत अच्छा हूं, आप सुनाएं? उसने पुरसकून लहजे में कहा। जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। क्यों ना हम आज दोपहर का खाना इकट्ठे खाएं? मैं अभी मुंबई से आ रहा हूं। खाना तो जहाज में ही खा लिया था। बाकी आप जब कहीं मैं आ जाता हूं तो फिर आप अभी आ जाएं, चाय पी लेते हैं। प्रकाश सिंह साहिल ने कहा। जी मैं अभी आ जाता हूं। उसने कहा, मैं इंतजार कर रहा हूं। उसने कहा और फोन बंद कर दिया। जसपाल सिंह के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फोन अभी बंद हुआ ही था कि रोनीत की कॉल आ गई। जसपाल ने कॉल रिसीव की तो वो मिनमनाती ही बोली, लोग तो अब वजीर आला से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो फिर लोग जल क्यों रहे हैं? चाहे वहां मेरे लिए कोई फंदा ही तैयार हो। वो मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, वहां और बहुत कुछ होगा। उसने कहा। मसलन क्या होगा? उसने संजीदगी से पूछा। वो तुम्हारा मांदर सिंह अगवा हो चुका है, लेकिन पिछले 3 घंटों से उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा कि वो कौन लोग थे। उन सब का शक तुम पर जा रहा है। वो बात करके उसे ही हासिल करना चाहते हैं। सुराग कैसे नहीं मिल रहा? कैसे अगवा? उसने पूछा चाहा तो वो तेजी से बोली। हुआ ये कि जैसे ही मुंबई में उसने अपना काम दिखाया, यहाँ आज ही उसके अगवा का फैसला कर लिया गया, वरना यही प्लान चंद दिन बाद का था। खतरा सिर्फ यही था कि सड़कों पर लगे हुए कैमरों से वो ना पकड़े जाएं। वो कैमरे यहाँ से ऑपरेट होते थे। वो आधे घंटे के लिए ऑफ कर दिए गए। उनके सिस्टम में वायरस डाल दिया, इसलिए अब कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। और रोनीत ने तफसील बताई। कैसे किया ये सब? उसने पूछा तो वो तफसील बताने लगी। सब बताकर बोली, अब उसके बॉडीगार्ड और ड्राइवर सेक्टर 38 से पड़े हुए मिले हैं और कार गायब है। 4 व्हील सेक्टर 17 से मिली है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानते। और वो उसका भी पता नहीं। शायद शाम तक पता लग जाए। रोनीत ने कहा तो वो सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, निगाह रखो। अरविंद कहाँ है? सो रहा है, कुछ देर में जाग जाएगा। रोनीत ने बताया तो अलविदाई बातों के बाद फोन बंद कर दिया। वो वजीर आला हाउस जा पहुंचे। प्रोटोकॉल ऑफिसर गेट पर ही खड़ा था। जसपाल सिंह समझ गया कि वो उन्हें ट्रैक कर रहे हैं। जदीद आलात, जहां दोस्त हैं वहां वो दुश्मन भी हो सकते हैं। बात यहीं पर खत्म होती है कि कौन किस आले को कितने बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकता है। जसपाल सिंह गेट पर उतरा ही था कि प्रोटोकॉल ऑफिसर जल्दी से आगे बढ़ गया। उसने एक लग्जरी कार की जानिब इशारा किया तो जसपाल सिंह ने अपने दोस्तों की जानिब देखा, जिसका मतलब था कि जो भी हो उसके साथ ही जाएंगे। वो समझ गया, जिसका मतलब ये था कि जो कुछ भी हो उसके साथ ही जाएंगे। वो समझ गया। उसने उन्हें भी इशारा किया तो दूसरी कार उनके पीछे आन खड़ी हुई। कारें पोर्च में जा रुकती थीं। वहां काफी सारे लोग उनके इंतजार में थे। वो सब उन्हें एक शानदार लाउंज में ले गए। वहां चंद लम्हे ठहरे थे कि अंदर से एक नौजवान शख्स आया। उसे जसपाल सिंह से हाथ मिलाया और सिर्फ जसपाल सिंह को अंदर जाने का इशारा किया। वो सभी लाउंज में बैठ गए और जसपाल सिंह अंदर चला गया। वो एक बड़े सारे ऑफिस में जा पहुंचे। सामने वजीर आला प्रकाश सिंह साहिल बैठा हुआ था। उसके साथ एक उधेड़ उमर सिंह सोफे पर बैठा था। वो उनके पास पहुंचा तो वो दोनों खड़े होकर उन दोनों ने पहले फतह बुलाई, फिर हाथ मिलाया। हाल अहवाल जैसी पुरतकल्लफ बातों के बाद वो वही बैठ गए। तभी प्रकाश सिंह ने सुकून से कहा, जसपाल सिंह जी, आपके बारे में सुना तो बहुत था, लेकिन मुलाकात आज हुई है। अब मुलाकात इस माहौल में हो रही है कि जिसमें मुमकिन है कि कोई खुशगवारियत ना हो। आप बताएं, मैं क्या खिदमत कर सकता हूं? जसपाल ने कहा, असल में ये हमारी पार्टी के इत्तेहादी हैं। इनके एक बहुत बड़े पार्टी मेंबर मानदर सिंह को अगवा कर लिया गया है। इनका ख्याल है कि इन्हें आपने अगवा करवाया है। उसे गंभीर लहजे में कहा। इन्हें मेरे बारे में यह ख्याल क्यों आया? जसपाल ने सुकून से पूछा। जो सोफे पर बैठे हुए उधेड़ उमर सिंह ने हल्का सा खंगार कर माजरत खाना लहजे में कहा, दरअसल आप जब बंबई में थे तो उन्होंने, खैर जो हुआ सो हुआ। मैं इनकी तरफ से माजरत चाहता हूँ। आप इन्हें, पहली बात तो ये है कि मुझे मानदर सिंह पर गुस्सा था और अब भी है।
میں نے اسے معاف نہیں کیا اور نہ ہی اسے معاف کرنے کا ارادہ ہے۔ میں اسے اسی سیاست کے میدان میں شکست دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے سیاست میں ہی شکست دینی ہے۔ یہ میرا عزم ہی نہیں، فیصلہ بھی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے اسے اغوا کروا لیا ہے۔ انہیں ماندر سنگھ کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جسپال سنگھ نے سکون سے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔